हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। आयुस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। Reproductive health means a total well-being in all aspect of reproductions. Means that is physically, emotional, behavior और socially. अगर वो सभी तरीके से ठीक है, यानी फिजिकल ठीक है कोई व्यक्ति, इमोशनली ठीक है हमारा, बिहेवियरली ठीक है और सोशली वो सामाजिक रूप से भी ठीक है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान, तो ऐसी हेल्थ को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। So reproductively healthy society, तो society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior intersections among them in all sex related aspect। तो ऐसी कोई सोसाइटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हम कहते हैं। नाउ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। So India was amongst the first country in the world to initiate the action plan and program at the national level to attain the total reproductive health as a social goals के रूप में यूज किया। तो इंडिया ही पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। दिस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का कहते हैं, जो कि इनिशियल शुरुआत हुआ था 1951 के अंदर। बट ड्यू टू चेंजेस, नया गोल आने की वजह से, नए नए चेंजेस होने की वजह से इस प्रोग्राम को फिर क्या हुआ? चेंज किया गया था। सो इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को देखते हुए नाउ इस प्रोग्राम को चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH इसको कहते हैं यहाँ पे। सो एम फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एम क्या उद्देश्य था हमारा, जिसके लिए हमने इसको प्रोग्राम को शुरू किया? फर्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। सो जनन संबंधित बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं सोसाइटी के अंदर, पर्सन्स के अंदर, जो कि वो एक दूसरे से शेयर नहीं करता है, तो उनके बारे में क्या होना? व्यक्ति को अवेयरनेस कराना। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोरेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, इट के बारे में बताना। तो इसका एम क्या था कि जो किशोरावस्था आती है, एल्डोस्टेरॉन स्टेज आती है, उसके अंदर क्या होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना, सेक्स एजुकेशन देना, सेक्स रिलेटेड हाइजीन, स्वच्छता का ध्यान रखना, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जैसे कि STDs के बारे में व्यक्तियों को कंफर्म नॉलेज देना, सोसाइटी को ज्ञान देना, ये बहुत जरूरी था इसके अंदर। So now educating the pupils, especially fertile couples and those in marriageable age groups about available birth control program। तो उद्देश्य क्या था कि ऐसे लोगों को जो कि स्पेशली क्या ना फर्टाइल कपल्स हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर है, जिनकी मैरिज हो गई है, उनको ऐसे व्यक्तियों को है ना एजुकेट करना, चाइल्ड बर्थ के बारे में बताना, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल्स के बारे में बताना, है ना, ये सारी चीजें एजुकेट करना इसका एम था। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड, इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी, गर्भस्थ स्त्री को बताना कि बच्चे के बारे में, और बच्चे पैदा होने के बाद किस प्रकार से उसकी केयर की जाए ताकि हेल्थी बच्चा पैदा हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, है ना, स्तनपान के बारे में बताना, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड ETC, और बच्चों में, है ना, नर और मादा बच्चों में, मतलब बच्चे में फर्क नहीं करना, इन सब चीज़ों के बारे में बताना बहुत जरूरी था इसके अंदर। सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जो कि एक हेल्थी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को
प्रोड्यूस कर सके, बिल्डअप कर सके इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारे एम को लेके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। हाउ गवर्नमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस, को गवर्नमेंट ने इसको कैसे लागू किया, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटेड मीडियाज के द्वारा, है ना, टीवी पे आपको बताया, रेडियो पे आपको बताया, अखबारों के माध्यम से बताया, एनजीओज इन्वॉल्वमेंट टू रीच मासेस, मास लोगों तक, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए एनजीओज का सहारा लिया गया। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the discrimination of the above information। तो माँ बाप के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशंस बच्चों को या दूसरों को पहुंचाई गई। इसके पीछे रीजन क्या था बेटा इन सब चीज़ों के पीछे? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेक्स एजुकेशंस को आज भी थोड़ा सा क्या है, संकोचित मन से देखा जाता है। जब कोई आदमी सेक्स रिलेटेड बातें करता है ना, तो उसमें कोई संकोचित मन कर लिया जाता है, या अपनी बातों को बताना, दूसरों को बताना महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसमें मन में कहीं ना कहीं क्या होता है, संकोच रहता है। तो इन सब संकोच को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये सब प्रोग्राम्स चालू किए गए बेटा। इंट्रोड्यूस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स, स्कूल में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत की गई, इसीलिए आपके चैप्टर से इसके अंदर जोड़ा गया है यहाँ पे। हाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम इज हेल्पफुल, किस तरह से हेल्पफुल होता है? तो इट वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेंस एज ग्रुप टू लीड रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। तो स्पेशली लोगों को क्या करना, इंफॉर्मेशन देना हमारा, किस लिए, किशोर लोगों को, किशोर अवस्था वाले बच्चों को, हमारा एडोलेंस एज ग्रुप वालों को देना, पुबर्टी वाले एज वाले बच्चों को देना, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ आपके बारे में बताया जा सके। इट वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिलीज ऑफ द डिजायर साइड। तो यह लोगों को अवेयरनेस देना कि छोटी फैमिली कितनी अच्छी रहती है, उनके बारे में उनके फायदे बताना। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy societies के लिए। तो यहाँ पे लोगों को बताना है ना कि अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होगा, हम लोगों को हमारे खाने पीने रहने में क्या दिक्कत आएगी, हमारे रोजगार में क्या दिक्कत आएगी, सोसाइटी में जो रैप जैसी घटना होती है उनके बारे में समझाना कि ऐसी घटनाएं ना हो, उनको रोका जा सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेसेसरी स्टेप उठाए जा सके इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें जरूरी था इन चीज़ों के लिए। हाउ टू इम्प्लेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सक्सेसफुली, तो कैसे उसको लागू किया गया, कैसे सक्सेसफुल किया गया? बेटर ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज बनाई गई बेटा हमारी, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज दिए गए, डॉक्टर्स, ट्रेन नर्स और ट्रेन स्टाफ रखे गए जो लोगों को समझाते थे। मटेरियल सपोर्ट दिए गए, यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल रीजनल लैंग्वेज, मोर कन्विंसिंग प्रमोशनल मटेरियल, ट्रेनिंग किट दिए गए, लोगों को क्या गए, पंपलेट बांटे गए, है ना, कुछ इस तरह के डायग्राम, चार्ट्स वगैरह बनाए गए, इसे मॉडल्स बनाए गए ताकि उनको अच्छी तरह से समझा सके। मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल, है ना, मेडिकल असिस्टेंस दी गई लोगों को बताने के लिए कि इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अबॉर्शन, है ना, कॉन्ट्रासेप्शंस, है ना, मेंस्ट्रुअल प्रोग्राम और इनफर्टिलिटी के बारे में लोगों को क्या क्या जागरूक किया गया यहाँ के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया लोगों के बारे में। टू प्रोवाइड मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पेवर, ताकि अच्छे से अच्छा उनको इलाज और नया नया तरीका उनको मिल सके, है ना। स्टेशनरी बैन और एमिनोसेंटोसिस, यहाँ पे एक्चुअली क्या था बेटा, एमिनोसेंटोसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक थी, पर उसको क्या किया, बैन किया गया है यहाँ पे। किस वजह से बैन किया गया? A fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। तो एमनियोसेंटोसिस एक बहुत अच्छा टेस्ट है इसके अंदर, जो कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर जब एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, एक लंबी सी निडल लेके क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी के, है ना, यूट्रस से उस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है इसके अंदर, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के स्टडी के आधार पर हम उसको जो इनबॉर्न डिजीज होती है हमारी, है ना, उन इनबॉर्न डिजीज के बारे में हम पहले से ही मालूम कर सकते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर टेस्ट किया गया यहाँ पे, पर यहाँ पे हुआ क्या, इसका लोगों ने उल्टा यूज करना शुरू किया। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज
डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। और इस जो टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट था। तो अर्ली स्टेज के अंदर ही हम वो कोई फॉल्टी फीटस डेवलप ना हो उसके अंदर हम, है ना, तो इसके अंदर जन्मजात बीमारियों के बारे में हमें पहले से मालूम पड़ जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम्स के बारे में, है ना, हीमोफीलिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में टेस्ट से मालूम पड़ जाता है। डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस, जो कि इस डिटरमाइन करता था हमारा इन सब चीज़ों के अंदर कि फीटस हमारा सर्वाइव करेगा नहीं, यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी जन्मजात डिजीजेस के बारे में, जो कि, है ना, लंगड़ा लूला इस तरह का बच्चा तो नहीं पैदा होगा, वो एबनॉर्मल तो नहीं होगा, मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं होंगे उसके अंदर, है ना, कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज तो नहीं देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों का अर्ली स्टेज में ही इस टेस्ट से मालूम किया जा सकता था। पर इसका क्या किया, मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस में, इस टेस्ट का क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन में मिसयूज ले गया, लीड टू इंक्रीजिंग फीमेल फैटिसाइड्स देखने को मिले। क्या हुआ, अर्ली लेवल पर, क्योंकि क्रोमोसोम्स के लेवल पे ही इसका टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के लेवल XX है या XY है, तो इस आधार पे ही अर्ली स्टेज के अंदर ही पता चल जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने इसका क्या गलत उपयोग किया और लड़कियों को क्या हुआ, मारना शुरू कर दिया, फीटस स्टेज के अंदर ही मारना शुरू किया। तब जाके गवर्नमेंट ने इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में इसको क्या किया, बैन कर दिया गया है। यहाँ पे मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस किया जाए, इसके अंदर सक्सेसफुल करने के लिए क्या किया, बच्चों में इम्यूनाइजेशंस दिया गया हुआ, रीच रिसर्चेज ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड एनकरेजमेंट्स करना हमारा, और वेरियस नए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज के बारे में और नए मेथड्स के बारे में जानकारी पहुंचाई गई, है ना, टू फाइंड द न्यू मेथड्स को जानने के लिए हमारा, टू इम्प्रूव अमंग द एग्जिस्टिंग, जो नए उनको और अच्छा से कैसे किया जाए। तो ये सारे प्रोग्राम्स किए गए, इसके आधार पर ही हमारा बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम क्या हो पाया, सक्सेसफुल हो पाया। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एनसीईआरटी में, नेक्स्ट इज सहेली। सहेली क्या चीज है इसके अंदर, तो सहेली इज ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, एक गर्भ निरोधक है बेटा हमारा, जो कि फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था हमारा। सहेली इज ए नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन हार्मोनल है, वंस इन ए वीक इस पिल्स को दिया जाता है। यहाँ पे एक्टिव केमिकल इन सहेली के अंदर सेंट क्रोम्स के अंदर केमिकल्स में देखने को मिलता है, या और मेलोक्सिन और मेलोजिफेंस इसमें देखने को मिलता है हमारा। इट इज ए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन्स रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स होते हैं इसके अंदर, जो एक क्लास ऑफ मॉड्यूलेटर विच एक्ट एज ए एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के रूप में इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो इसके वर्किंग स्टाइल्स होता है इसके अंदर। सो पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम में चला, इससे हमें क्या मिला, हमारा बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में हमें एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में ये मैसेज पहुंचा इसके बारे में। डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान माताओं के मरने की और बच्चों के मरने की दर क्या होगी, हमारी कम हो गई। इंक्रीज नंबर्स ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज क्या हुआ, हमारी बढ़ गई हमारी इसके अंदर। यहाँ पे बेटर पोस्ट नेटल केयर होते, जन्म के बाद बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल होने लगी। इंक्रीज नंबर्स ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, तो नंबर्स ऐसे कपल्स जो थे हमारे वो छोटी फैमिलीज के बारे में प्रोत्साहित होने लगे। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, क्या हुआ, अच्छी तरीके से सेक्स रिलेटेड डिजीजेस के बारे में हमें मालूम होने लगा। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स ETC, तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स की फैसिलिटी हमारी बढ़ने लगी। इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी फायदा मिला। तो ये सारा हमें फायदा इससे यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं हमारा। यस, तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अमॉन्ग द with better living conditions had an explosive impact on the growth of population। तो क्या हुआ, इसका एक इफेक्ट भी पड़ा हमारा, क्या इफेक्ट पड़ा हमारा, कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होने की वजह से, मोर्टेलिटी रेट कम होने की वजह से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होने से क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा, हमारी पॉपुलेशन तेजी से क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गई। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, जो कि 2 बिलियन थी, 2 बिलियन यानी 200 मिलियन थी 900 के अंदर हमारा 1900 के अंदर, जो कि
2000 के अंदर 6 बिलियन तक पहुंच गई और लगभग अभी 2011 के अंदर 7.2 बिलियन, है ना, 7 अरब के आसपास हम वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो कितनी तेजी से पॉपुलेशन हमारी देखने को, जो कि इस पिछले साल की सदी की शुरुआत में 2 बिलियन के आसपास थी, जो लगभग हमारे 2011 में 7 अरब एंड 7.2 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है हमारा। तो यहाँ पे इंडिया भी अछूता नहीं है। तो इंडिया में भी क्या हुआ, लगभग जब हम आज़ाद हुए थे, लगभग हमारे हम क्या थे 35 करोड़ के आसपास थे हमारा। तो 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी, जो कि 2000 तक पहुंचते पहुंचते हमारी 1.2 बिलियन, 1 अरब से ऊपर हमारा 1 अरब पहुंच चुकी थी। और 2011 के सेंसेक्स के आधार पर हम लोग लगभग 1 अरब 20 करोड़ के आसपास 1 अरब 20 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं हमारा। तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन देखने, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी क्या हुआ, तेजी से ग्रो किया हमारा। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स रिपोर्टेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% हमें देखने को मिली। तो 2% जो थोड़ा सा ही कम हमारे, जो तो बड़ी तेजी से हमारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो लगभग हमारा 1000 के अंदर 20 नए लोग पर ईयर हमारे प्रोडक्शन नए जन्म हमें लेने वाले थे हमारे। सो एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज ए इंडियन। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें तो हर छठा व्यक्ति क्या है, इंडियन है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर। वाई, ऐसी तेजी से क्यों बढ़ी जनसंख्या, इसके पीछे क्या हुआ। सो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी आई, मैटरनल मोर्टेलिटी दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आई, है ना, नवजात मृत्यु दर में कमी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई हमारा, एमएमआर और आईएमआर में कमी आई, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, है ना, जो रिप्रोड्यूसिबल एज थे हमारे, जन्म वाले जो रिप्रोडक्टिव एज वाले व्यक्ति थे हमारे, किशोर लोग थे, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी हमारा। Alarming population growth rate could lead to the absolute scarcity of even the basic requirement। तो इस प्रकार की जो populations हमारी बड़ी तेजी से बढ़ी, तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारा खाने को, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग को लेके क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमारे क्या हुआ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या हो गया, हमारी स्कार्सिटी, कमी डेवलप होने लगी। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स को क्या हुआ, कुछ सीरियस मेजरमेंट्स लेने पड़े, कुछ कड़े कदम उठाने पड़े, ताकि इस ग्रोथ रेट को क्या क्या है, कम किया जा सके। यहाँ पे The most important step to overcome this problem is क्या किया, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या हुआ, लोगों को समझाया गया कि छोटी फैमिली रखो, इसके लिए आपको क्या करना, छोटी फैमिली और बच्चों के बीच में गैप देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करने के लिए। तो लोगों में नॉर्म्स दिए गए, है ना, नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। और आज के टाइम पे वन चाइल्ड नॉर्म्स में हम और हमारा अकेला बच्चा, हम दो और हमारा अकेला बच्चा भी यहाँ पे एक नॉर्म्स हमारा दिया गया है, कुछ लोग इसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेशनरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड डेट ऑफ फीमेल टू 21 ईयर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैरिज करने की जो छोटी आयु है वो उसको डिसाइड कर दिया गया है कि फीमेल 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो नर है हमारा मेल है हमारा, वो हमारा 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पनिशेबल होता है इसके अंदर। तो इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और कुछ इंसेंटिव्स दिए गए स्मॉल फैमिलीज को रखने के लिए हमारा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करते हैं हमारा कुछ। तो फैमिली को छोटा रखने के लिए और बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए क्या हुआ, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया, बताया गया, समझाया गया। तो यही हमारा इस प्रोग्राम का एम था। तो क्या था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो पर्पस टू हेल्प द प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या था कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होते हैं उसको रोका जा सके। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में इजीली मिल जाए, इफेक्टिव भी हो, प्रभावी भी हो, रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, और रिवर्सिबल हो, है ना, कि आज लगाया है रोकने के लिए हमने उसको यूज किया है, तो कभी हम जब उसको यूज करना बंद करें तो दोबारा हम क्या करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव में जा सकें, बच्चे पैदा करने लायक बन सकें, और इसका बहुत कम साइड इफेक्ट हो या नहीं हो, या बहुत कम साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले हमारा। मोस्ट नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर एंड इट्स सेक्सुअल एक्ट। और कॉन्ट्रासेप्टिव करना चाहिए कि जो नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रेजेंट है आज के टाइम, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं,
बैरियर मेथड से हमारे आईयूडीज हमें इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस देखने को मिलती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखने को, खाने वाली गोलियां देखने को मिलती हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं और कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हमें देखने को मिले यहाँ पे। तो एक एक इनके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीके के बारे में बात करते हैं। सो प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम स्पर्म मेटिंग, मतलब क्या है हमारा इसका देखने के लिए कि ओवम और स्पर्म्स के मेटिंग को रोका जाए, फर्टिलाइजेशन को रोका जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरियोडिक एब्स्टिनेट प्रोसेस को शुरू किया है। इसमें क्या होता है, द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। यहाँ पे क्या गया कि कपल्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बताया गया, समझाया गया और बताया गया कि अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हमारा 18 to 28 डेज के आसपास होता है, कि अगर 10 to 17 डेज के बीच का अगर आप अगर कोइटस करते हैं, सेक्स होता है, तो ये क्या होता है, ये अनसेफ पीरियड है, क्योंकि फर्टाइल पीरियड कहलाता है। इस दौरान क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। तो मेंस्ट्रुएशंस के 7 डेज पहले और मेंस्ट्रुएशन के 7 डेज बाद तक क्या होता है, सेफ पीरियड हम इसको मान के चलते हैं लगभग, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, ओवा प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे। तो लोगों को इसके बारे में बताया गया इसके अंदर यहाँ पे, है ना। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे क्या कि मेल पार्टनर विड्रॉल इज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। क्या होता है कि सेक्स के दौरान क्या होता है कि जो मेल है ना, सीमेंस के इजैकुलेशंस के पहले पेनिस को वेजाइना से क्या विड्रॉल कर लेता है कि सीमन वेजाइना में ना पहुंच पाए। तो ये विड्रॉल मेथड्स कहलाता है हमारा। और नेक्स्ट है लैक्टोरियल एमिनोरिया के बारे में, नहीं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड के बारे में आता है। तो ऐसा माना जाता है हमारा, ऐसा कहते हैं कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती है है तो तब तक क्या होता है कि वहाँ पे एमिनोरिया रहता है, यानी कि मेंसेस नहीं आते हैं। तो मेंसेस के दौरान ओवम भी नहीं बनता है, यहाँ पे ओवुलेशन भी नहीं होता है। तो ये भी क्या है हमारा एक मेथड है, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द ओवुलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशंस, सो इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुलेशन। तो बच्चे के जन्म के 6 महीने तक क्या होता है, लैक्टोरियल एमिनोरिया रहता है। इस दौरान मेंसेस नहीं आते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शंस के रूप में यूज किया जा सकता है हमारा, स्पर्म और ओवम को रोकने से रोका जा सकता है। एडवांटेज क्या है इन सब चीज़ों का, नेचुरल मेथड्स का, एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मेथड साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। तो इस मेथड में क्या होता है, किसी प्रकार के मेडिसिन हम यूज नहीं करते तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी नहीं है। पर डिसएडवांटेज क्या है हमारा कि चांसेस ऑफ फेलियर है, बहुत हाई फेलियर चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि आपने जरा सी चूक की और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, बैरियर मेथड के बारे में बात करते हैं। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंट बाय फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर्स को बीच में रख दिया जाता है जिससे ओवम और स्पर्म्स का क्या होता है, मैटिंग नहीं हो पाती है हमारे। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द बोथ मेल्स एंड फीमेल। और इस तरीके के मेथड जो बैरियर मेथड्स होते हैं हमारे, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स की बात करते हैं। बैरियर मेथड्स थिन रबर या लैटेक्स सीड्स के बने होते हैं ये कॉन्डम्स हमारे, यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। तो क्या होता है, जो कॉन्डम्स होते हैं इनको मेल के द्वारा यूज किया जाता है पेनिस के ऊपर, या फीमेल्स के द्वारा इनसाइड द वेजाइना के ऊपर कवरिंग करने में यूज किया जाता है। यूज जस्ट बिफोर द कोइटस सो दैट द इंजेक्टेड सीमेन कुड नॉट बी एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इसको क्या होता है, बिफोर सेक्स के पहले इसको यूज किया जाता है ताकि सीमन और ओवम का मीटिंग ना हो पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिया हुआ है, तो कॉन्डम्स फॉर मेल दिया गया हुआ और ये फीमेल कॉन्डम्स के बारे में दिखाया गया हमारा। सो निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। जो निरोध है वो बहुत पॉपुलर कॉन्डम मेथड्स है हमारा, जो मार्केट में देखने को मिलता है। एडिशनल बेनिफिट अदर देन द कॉन्ट्रासेप्शंस, अगर यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट की बात करें इसकी, तो प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्डम्स होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और एड्स से भी पर्सन्स को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं हमारा। सो बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, सो वंस टू यूज उनको डिस्पोज कर दिया जाता है हमारा, और कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूजर। और ये सेल्फ इंसर्टेड है हमारा, और ये पर्सन्स को क्या होते हैं, प्राइवेसी प्रोवाइड कराते हैं हमारा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर, रबर के ही बने होते हैं, इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जनरली फीमेल्स के लिए। तो क्या होता है हमारा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करते हैं, इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के अंदर, जो कि सर्विस को क्या करता है, कवर करने का काम करता है हमारा। दे प्रोवाइड कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो ये क्या करते हैं, सर्विस को कवर कर लिया तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। दे आर रीयूजेबल भी होते हैं, इनको बार बार यूज किया जा सकता है। और इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स का भी यूज किया जाता है, ताकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में, आईयूडीज इनको बोलते हैं। दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। तो ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करने वाली चीज यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, तो इसके लिए हमें किसी ट्रेन डॉक्टर या नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे सेल्फ नहीं कर सकता है यहाँ पे। दीज अल्ट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल। तो कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, याद रखिएगा एग्जांपल, लिपिस लूप कहते हैं, नॉन मेडिकेटेड है हमारा। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 इसको बोलते हैं, ये आयंस रिलीज करती है हमारा। कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है जैसे कि प्रोजेस्टेट और LNG-20। तो इनको आपको एग्जाम में याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हमारा। किस प्रकार से ये काम करती है हमारी जो आईयूडीज है ना, हमारी आईयूडी जो नॉन मेडिकेटेड होती है हमारी, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, है ना, स्पर्म का फेगोसाइटिस कर देती है विद इन द यूट्रस के अंदर। हमारा स्पर्म को क्या करती है, वो खा जाएंगी, भक्षण कर देंगी, तो स्पर्म का ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। कॉपर रिलीजिंग जो होती है हमारी आईयूडीज जो होती है हमारी, ये स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देगी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन पावर को क्या करती है हमारी, कम कर देती है हमारी। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है ये यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ये क्या कर देती है, अगर फर्टिलाइज हो गया ओवम तो क्या करेगी, यूट्रस को क्या करती है, अनस्टेबल कर देती है उसके अंदर, ताकि उसका इम्प्लांटेशन ही ना हो सके। या सर्विक्स के अंदर क्या होती है, सर्विक्स हॉस्टाइल जो करती है स्पर्म, या सर्विक्स वाला जो रीजन होता है वो स्पर्म्स को ही अंदर आने नहीं देता है। सो आईयूडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसीज एंड स्पेस चिल्ड्रंस। तो आईयूडीज स्पेशली चिल्ड्रन जो कि लेडीज के लिए है, और ये बहुत अच्छा है, सेफ भी है और सिक्योर भी होता है हमारा, ऐसी लेडीज के लिए जो दो बच्चों के बीच में क्या चाहती है, अंतर रखना चाहती है। इट इज अ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि इसकी फेलियर रेट बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कॉपर टीज के बारे में दिया हुआ, तो टी यानी कॉपर यहाँ पे देखने को, टी साइज हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिक होता है हमारा, उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर की वायरिंग टाइप लिपटी होती है, ये धागा इसमें लगा होता है, जो बाद में कभी इसको रिलीज करना हो, निकालना हो तो इसमें इसको यूज कर लिया जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करते हैं, गोलियों के बारे में या गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करते हैं। सो ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव तो मुंह से ली जाने वाली होती है, जैसे कि माला डी या माला इन के रूप में बाजार में मिलती है हमारा। स्मॉल डोजेज होती है तो प्रोजेस्टेजॉन्स के हमें, या प्रोजेस्टेजॉन और या प्रोजेस्टॉन और एस्ट्रोजेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा इस डोजेज के अंदर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज बाय द फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग प्रोबेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जनरली क्या होता है इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखते हैं हमारा इसके अंदर तो इसमें टैबलेट्स होती है, पूरे महीने के लिए टैबलेट्स होती है हमारी। तो पिल्स जो होती है हमारी ली जाती है लेडीज के द्वारा, प्रोबेबली विद इन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको शुरुआत कर दिया जाता है और लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर्स it has to be reported in the same pattern till the female desire to prevent conceptions। तो इसी तरीके से इसको हर महीने लगातार लिया जाता है ना, और जब तक कि लेडीज उसको यूज करना चाहे, जब तक बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहे, जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहे, जब तक वो लगातार इसको हर महीने यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 21 डेज की, तो इसमें
हार्मोनल टैबलेट्स हमें देखने को मिलती हैं, और बाकी के 7 डेज के लिए इसमें क्या होता है, इसमें आयरन टैबलेट्स हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान क्या होता है, आयरन ब्लड का लॉसेज होता है, तो उस ब्लड के लॉसेज को पूरा करने के लिए रेस्ट ऑफ टाइम हमें क्या होता है, आयरन टैबलेट्स उसके अंदर ही रहती है, तो उसको लेडीज को खाना पड़ता है। तो लगातार यानी कि पूरे मंथ ही वो टैबलेट्स लेडीज को यूज की जाती है, यूज करनी पड़ती है। हाउ इट वर्क, कैसे काम करती है, दे इनिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये क्या करते हैं, या तो ओवुलेशन को, अंड उत्सर्जन को रोक देगी, या फर्टिलाइज एग को क्या करती है, इम्प्लांटेशन से, रोपण से रोकती है यहाँ पे। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड ग्रोथ ऑफ द म्यूकस, या फिर क्या करेगी, अल्टर द क्वालिटी ऑफ द, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है हमारा, जो सर्वाइकल कैनाल के अंदर बनता है, उसकी क्वालिटी को क्या करेगी, अल्टर करेगी, ज़्यादा थिक बना देती है, ताकि स्पर्म्स ही एंटर ना हो पाए, एक म्यूकोजल प्लग बनाने का काम करती है। Pills are very effective with lesser side effects and are well adapted by the females। तो ये बहुत इफेक्टिव है और उसके बहुत कम साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट हैं, पर बहुत कम आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं सहेली के बारे में बात करते हैं। तो सहेली के बारे में पहले बात ये CDRI ने इसको बनाया था हमारा। तो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस की हमें देखने को मिलती है। इट इज ए वंस ए वीक पिल्स, इसको वीक में एक बार लिया जाता है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज इसके अंदर देखने को मिलती है। तो सहेली के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस के बारे में बात करते हैं हमारा। सो प्रोजेस्टेरोन्स अलोंग विथ कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन्स, तो प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। आल्सो भी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर द स्किन। तो इसको क्या होता है, एक छोटा सा नोब, एक छोटी सी रोड शेप या हमें स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, जो अंडर द स्किन है ना, क्यूटेनियस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है इसके अंदर। तो धीरे धीरे ये क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती रहती है, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड में जाते रहते हैं। तो ब्लड के अंदर इन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, कंटिन्यू बना रहता है, जो कि हमारी प्रेगनेंसी को, जो होता है हमारे ओवुलेशंस को क्या करता है, रोकने का काम करता है हमारा। So these methods of the action is similar to that of pills and their effective period are much longer। तो ये इनका सेम फंक्शन है जैसे पिल्स करती है हमारा, यानी कि ओवुलेशन को रोकना या इम्प्लांटेशंस को रोकना का काम करता है हमारा। पर ये क्या होता है, एक बार स्किन के अंडर लगा दिया है तो लंबे समय तक इनका टाइम पीरियड क्या होता है, बना रहता है, और ये कंटिन्यू धीरे धीरे क्या होती है, हार्मोन्स क्या होती है, ब्लड में रिलीज करती रहती है। तो ये इम्प्लांट्स के बारे में हम देख सकते हैं। कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, कभी अनसेफ सेक्स की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती है। तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया जाता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, और आईयूडीज यहाँ पे लगा जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। तो अनसेफ सेक्स के 72 आवर्स के अंदर या तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन्स का कॉम्बिनेशन या आईयूडीज को यूज करके भी इसको हम रोक सकते हैं हमारा। सो वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप और कोजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के अंदर। तो कभी जैसे कभी रेप का केस कभी कभी आता है, तो वहाँ पे या अनयूजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान भी हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड, जिसे हम स्टरलाइजेशंस भी कहते हैं। Generally advised for the male और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो ये एक अल्टीमेट लास्ट मेथड होता है हमारा मेल और फीमेल दोनों के लिए, कि जिन्होंने अगर बच्चे हो गए, 1 या 2 हो गए, और वो आगे बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, आगे नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए होता है परमानेंट मेथड के रूप में सर्जिकल मेथड्स को क्या कहता है, यूज किया जाता है हमारा। सो सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शंस। तो सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, गैमेट के ट्रांसफर्स को क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो आगे कंसेप्शंस होने के चांसेस होते ही नहीं है यहाँ पे। स्टरलाइजेशन प्रोसेस है हमारा, ये सर्जिकल प्रोसेस होता है हमारा। अगर मेल के अंदर ये होता है तो उसको वेसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल में होता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस कहते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं हमारा। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिवली बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। तो ये बहुत अच्छी
टेक्निक है, पर यह इसको क्या होता है कि एक बार इसको अगर परमानेंटली अगर इसको अगर यूज कर लिया गया है तो इसको रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि एक बार अगर सर्जिकल प्रोसेस कर दिया है तो दोबारा अगर वो कपल चाहे कि फर्टिलिटी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको परमानेंट मेथड भी कह देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड्स के बारे में दिया गया हमारा, ये वैसेक्टोमी है और ये ट्यूबेक्टोमी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है, इसमें या क्या करते हैं रिंग फंसा दी जाती है। तो वैसेक्टोमी, तो वास डिफरेंस इसलिए बोला तो इसलिए क्या हुआ वैसेक्टोमी, इसको मेल में किया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी ये होता है फेलोपियन ट्यूब को क्या करता है लाइगेट कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है या उनके एंड को बांध दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो परमानेंटली क्या होता है यहाँ पे ओवम से क्या होगा, यहाँ से ओवरी से ओवम नहीं जा पाएगा, और यहाँ पे क्या होगा टेस्टिस से क्या होगा स्पर्म नहीं जा पाएगा, तो गैमेट को हमने क्या किया रास्ता रोक दिया, तो यहाँ पे कंसेप्शन होने के चांसेस होंगे ही नहीं यहाँ पे। तो इन वैसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव और टाई अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजर टू द स्क्रोटम, तो स्क्रोटम से होते हुए छोटा इंसिजन करके इसको काट दिया जाता है यहाँ पर। या ट्यूबेक्टोमी क्या होती है वेजाइना के थ्रू या एक लेप्रोस्कोपिक यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है छोटा सा हमारा एब्डोमेन के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो फेलोपियन ट्यूब को क्या होता है रिमूव कर दिया या बांध दिया जाता है यहाँ पे इस प्रकार से। आप इसको बेटर आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज कुछ कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस के बारे में दिया गया है। द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। तो जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने जा रहे हैं तो इसके पहले क्या हुआ अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में सलाह ले लें आप इसके बारे में। वन मस्ट आल्सो बी रिमेंबर दैट द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये एक है ना एक परमानेंट मेथड नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा इसको, याद रखिए। तो ये अपनी इन सब बातों के बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें यहाँ पे। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, यानी कंसेप्शन प्रेगनेंसी को रोकने का भी कोई तरीका नहीं है हमारा। तो सब इन बातों के बारे में आप अच्छी तरीके से अपनी एडवाइस ले सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझिए। इंटेंशनल और इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म आल्सो कॉल्ड इंड्यूस अबॉर्शंस कहते हैं प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हुआ इंटेंशनली कर रहे हैं है ना, हम इंटेंशन लेके कर रहे हैं या वॉलेंट्री हमारी इच्छा से इसको किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही है ना, या अबॉर्शन कराना ही क्या कहलाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। हमारा इंड्यूस अबॉर्शन करा रहे हैं हम, जानबूझ के करा रहे हैं इसके अंदर। नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, लगभग 45 से 50 लाख है ना MTPs पर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाती है हमारी। तो एक्चुअली ये सुविधा के रूप में दिया गया था, पर इसका क्या हो रहा है अगेन इसका मिसयूज हो रहा है हमारा। और 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, यानी कि 5 प्रेगनेंसीज होती है तो उसमें से एक क्या करते हैं हमारा MTP कर दिया जाता है यहाँ पे। MTP इज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू इट नॉट मेंट फॉर द पर्पजेज। तो MTP का सिग्निफिकेंट रोल को पॉपुलेशन नॉट मेंट फॉर द पर्पजेज, सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई तरीके के रूप में इसको यूज नहीं किया गया था हमारा है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1970 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। तो इसके मिसयूज को रोकने के लिए है ना क्या हुआ इंडिया ने भी क्या हुआ 1971 में कुछ MTP एक्ट बनाया था इसके अंदर यहाँ पर सच रेस्ट्रिक्शन टू चेक फीमेल फेटिसाइड्स, यानी कि मादा मृत्यु दर को कम रोकने के लिए है ना, मादा भ्रूण को रोकने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा इसको यहाँ पे कंट्रोल किया गया हमारा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1917 वाज enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortions and consequent maternal mortality and morbidity। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले एक्ट किया गया लेकिन बाद में इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो 1971 में दोबारा इसको नए तरीके से इसको क्या गया अमेंडमेंट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए या इस दौरान होने वाली मृत्यु से रोकने के लिए इसको कुछ अमेंडमेंट लिए गए या इसको लीगलाइज किया गया कि किस केस के अंदर ही MTP किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, क्या एक्ट कहता है हमारा, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी
ऑन द ओपिनियन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो अगर आपको इंड्यूस अबॉर्शन करवाना है, इसके अंदर आपके अंदर है ना ऑलरेडी 2 चाइल्ड हैं आपके यहाँ पे है ना, और आप तीसरा किसी बाय मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया, आप चाइल्ड के अंदर इंटरवेल करना चाहते हैं और वो उसकी वजह से फेल हुआ, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट आपको क्या होती है, परमिशन देती है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि फर्स्ट 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये क्या होता है, सेफ भी है, और यहाँ पे किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय लेके आप इसको MTP करा सकते हैं। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक, अगर ये 12 वीक से ज्यादा और 24 वीक तक पहुंच गए, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक पहुंच गया हमारा, तो यहाँ पे दो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स की आपको क्या करनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि इससे किसी प्रकार की मदर को कोई हानि तो नहीं हो रही है, कोई उसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे फ्यूचर में चल के उसको लेके। तो यहाँ पे लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के बाद इसका टर्मिनेशन कराना क्या होता है हमारा, थोड़ा सा डेंजरस होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशंस आर प्रेगनेंसीज आर, तो कब करा सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने हम नियम दिया हमारा, in continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or give injury physical mental health। तो यहाँ पे क्या होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किसी प्रकार की, उसके बॉडी को या उसको किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान होने के चांसेस होने की वजह से हो या हो, देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क डेट द चाइल्ड वर बोर्न, और होने वाले बच्चा पैदा जो होने वाला है उसको कोई जन्मजात बड़ी सी भारी बीमारी या हो सकती है, या बच्चे को कोई हानि होने को वाली होती है, और विच सफर सच एज फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है, जो कि सीरियसली उसको हैंडीकैप्ड करता हो। इस केस के अंदर आप ये MTP करवा सकते हैं यहाँ पे। और MTP का एक और है यहाँ पे कि रेप के केस के अंदर भी आप इसको MTP करा सकते हैं यहाँ पे। Why MTP? MTP की क्या जरूरत है? Get rid of unwanted pregnancies either due to causal अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग द कोइटस और रेप के दौरान। तो MTP कब कराते हैं इसके अंदर, जब आपने क्या हुआ अनइंटरप्टेड अनसेफ सेक्स हुआ हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया हो, या रेप के केस के बाद। MTP इज आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of pregnancy could be harmful or even fatal even to the mother or fetus or both। और कभी कभी हो सकता है इसके अंदर जब मदर को या बच्चों को या दोनों को ही क्या हुआ, कुछ सीरियस इंजरी हमें होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम विथ MTP के साथ क्या प्रॉब्लम है? सो मेजोरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्वैक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ अनक्वालिफाइड जो क्वैक्स होते हैं, हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं हमारे, है ना, जिन्हें आप नीम हकीम आप कहते हैं हमारा, उनके द्वारा कराया जाता है, जो कि क्या हुआ अनसेफ भी होता है और फेटल भी हो सकता है, आपकी जान को नुकसान भी हो सकता है। मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटोसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, यहाँ पे क्या होता है एमिनोसेंटोसिस का भी यूज किया जाता है, जो कि क्या हुआ अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स को पता लगाने के लिए यूज करता है। इफ द फीटस इज फाउंड टू फीमेल, यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल अगर एमिनोसेंटोसिस हमने पता लगाया कि फीमेल है, तो वहाँ पे क्या होता है MTP कर दी जाती है उसकी, यानी कि वहाँ पे ना आप इंड्यूस अबॉर्शन करवा देते हैं इसका, जो कि क्या होता है इलीगल है, पनिशेबल ऑफेंस है, और PNDT एक्ट के अंतर्गत भी आता है यहाँ पे इसके अंदर इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, STIs के बारे में, या इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कहते हैं। जो प्रीवियसली इसके अंदर STD लिखा हुआ था, पर नई NCERT में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को कर दिया गया है। इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, अगर जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे, उन्हें क्या बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। इनको हम वायरल डिजीज भी कहते हैं हमारा, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी कहते हैं, VD या RTI भी कहते हैं। कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गोनोरिया जो कि बैक्टीरियल डिजीज है हमारा, नेसिसनेरिया गोनोरी की वजह से होता है हमारा, सिफिलिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये ट्रिपेनोमा पैलेडियम की वजह से होता है, जेनाइटल हर्पीज ये वायरस की जो हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह से होता है, क्लेमाइडियसिस ये भी बैक्टीरिया की जो होता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस की वजह से होता है, जेनाइटल वर्स ये वायरस के द्वारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के होता है, ट्राइकोमोनियसिस एक प्रोटोजोन्स होता है जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस होता है, वेजाइना के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है हमारा, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, और सेक्स के द्वारा ही ये ट्रांसमिट
होती है हमारी। तो ये डिजीजेस के बारे में एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, समझिएगा और पॉजिटिव एजेंट को भी समझिएगा। अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन हमें HIV के रूप में देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट द हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, तीनों की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस B है ना, जेनाइटल हर्पीज और HIV, अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल है। और सब डिजीज क्या हमारी क्यूरेबल है अगर उनको समय पे उनको क्या वो डिटेक्ट कर लिया जाता है हमारा। अर्ली सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूड, तो अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होते हैं, ईचिंग, खुजली होने लगेगी, जेनाइटल रीजन्स के आसपास फ्लूइड डिस्चार्जेस होने लगते हैं वहाँ पे, है ना, स्लाइट पेन होता है या स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है इन जेनाइटल रीजन्स के। तो अगर इस तरह की हो तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको STI आपको होने के चांसेस हो सकते हैं, पर्सन्स अफेक्टेड हो सकता है इसके अंदर। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑप्टन बी एसिम्प्टोमेटिक, हैंस में रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम्स के अंदर। तो फीमेल्स कभी कभी क्या होती है इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहती है इसके अंदर, है ना, और कभी कभी लंबे समय तक पहचान में डिजीज नहीं आ पाती है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम्स रहती है फीमेल्स के साथ हमारा। Absence of less significant symptoms in the early stage of infections and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going to timely detection and proper treatment। अगर इनका सामाजिक रूप से इनका प्रॉपर इनके बारे में जानकारी हो आपको, है ना, और तो आपके बारे में अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये आपके लिए सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में भी हेल्प करती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ STIs यहाँ पे, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं पर्सन्स में। इंड्यूस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID डिजीज होगा, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशंस होंगी, अबॉर्शंस हो सकता है यहाँ पे, स्टिल बर्थ हो सकता है वहाँ पे, है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है यहाँ पे, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या कहते हैं कि यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी फीटस रुक जाता है ना प्रॉपर, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर, स्टमक रीजन के अंदर। इनफर्टिलिटी हो सकती है पर्सन्स के अंदर, है ना, कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। STI आर द मेजर थ्रेट टू द हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। सो प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और क्योर ऑफ द डिजीज हमें प्राइमरी रूप से हमें देखना जरूरी है। STI इज ए हाई इंसिडेंस, जनरली किसमें होता है, जो यंग एज ग्रुप है 15 से लेके 24 एज की जो होते हैं ना एल्डोरेंस, हमारे 15 से 24 साल के लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। One could be free of these infection by following simple principles given below। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें, so avoid sex with unknown partner और multiple partner। तो unknown partner से, है ना, या पे multiple partner के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। Always use condom during the coitus, सेक्स के दौरान कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। टेक एडवाइस टू डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, और आपको कोई ऐसे सिम्टम देखते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से आपको राय लेनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं हमारा। तो इनफर्टिलिटी क्या चीज है, इनफर्टिलिटी, कपल्स आर इनफर्टाइल, दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस की वजह से। अगर साथ साथ रहते हुए कपल्स का 2 साल से भी ज़्यादा अगर हो जाता है और अनसेफ सेक्स करने के बावजूद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इनफर्टिलिटी और दूसरा वर्ड आता है स्टेरिलिटी के बारे में। तो स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में अंतर है। स्टेरिलिटी में क्या होता है कि स्टेरिलिटी के अंदर जो कपल्स होते हैं या पर्सन्स होता है उसके अंदर गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे उसके अंदर, है ना, वहाँ पे। और इनफर्टिलिटी में क्या हो रहा है कि गैमेट तो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे, पर वो या तो कोई उसमें प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों के अंदर, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सर रीजन फॉर दिस हमें देखने को मिलता है फिजिकल कुछ रीजन हो सकता है ना, कॉन्जेनाइटल जन्मजात रीजन हो सकता है, कुछ डिजीजेस बीमारी हो, कुछ ड्रग्स का यूज किया हुआ, या इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। मेल और फीमेल एवरीवन कैन हैव द प्रॉब्लम, दोनों में से किसी को भी हो सकती है, दोनों को हो सकती है। हमारा यानी अकेली हमारे समाज के आधार क्या है, जनरली फीमेल्स को ही रेस्पॉन्सिबल कराया जाता है, इन सब चीज़ों जिम्मेदार माना जाता है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स, इन्फर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाई गई है, वहाँ पे आप सलाह ले सकते हैं, है ना, फॉर डायग्नोसिस के लिए, फॉर करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं वहाँ पे, है ना। इनेबल कपल टू हैव चिल्ड्रन, और यहाँ पे कुछ सलाह के द्वारा, कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा बच्चे भी वहाँ पे बच्चों को
कपल्स को प्राप्त हो सकते हैं। इफ करेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अगर वहाँ पे इस प्राइमरी केयर यूनिट में अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्पेशल टेक्निक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART का यूज किया जाता है इन कपल्स के लिए, ताकि बच्चे उनको मिल सके। आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो यहाँ पे इन विट्रो के अंदर क्या जाता है आपको कि जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है वो बॉडी के बाहर कराया जाता है, लैब के अंदर कराया जा रहा है के अंदर। इन सच मेथड्स के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराया जाता है। आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी, परकनेली टिश्यू भी कहा जाता है हमारा। तो परकनेली टिश्यू के बारे में बात करें हमारा, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें हमारा, तो वर्ल्ड के अंदर तो 25 जुलाई 1978 को एक इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ था बच्चा, जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन रखा गया था हमारा। और अगर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के अंदर तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो पैदा हुई थी उसका नाम था हर्षा, जो केम हॉस्पिटल के अंदर मुंबई के अंदर डॉक्टर इंदिरा आहूजा के नेतृत्व में यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस की गई थी हमारे। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है आपको कि ये तो उसकी वाइफ का ओवा या कोई स्वच्छ मतलब स्वस्थ फीमेल है ना, या उसके हस्बैंड या कोई डोनर भी हो सकता है उसके स्पर्म्स को यहाँ पे क्या आता है लिया जाता है हमारा, हर कलेक्टेड किया जाता है इसके अंदर, और बाहर ही इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट प्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर। अब जो जाइगोट जो प्रोड्यूस हुआ है लैब के अंदर हमारा, उसको अर्ली एम्ब्रियो जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक का हमारा है ना, इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके अंदर। तो इस जाइगोट को जो कि बाहर प्रोड्यूस हुआ है और इसका हमारा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। तो इसे हम जिप्ट भी कहते हैं, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, जिप्ट कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा या 32 ब्लास्टोमियर से कम है, उसको क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, उसमें यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट इंप्लांट कर देता है। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, IUT कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिप्ट और IUT हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एम्ब्रियोज ट्रांसफर बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशंस की बात करें, फ्यूजन ऑफ द गैमेट विद इन द फीमेल could also be used for such transfer to assist this female who cannot conceive। या फिर जिनके अंदर कंसीव नहीं कर सकते उसके अंदर क्या होता है, इन विवो यानी कि फीमेल्स के अंदर ही है ना गैमेट्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ कि उनका नेचुरल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उनके यूट्रस के अंदर ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि जिप्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जिप्ट ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी डोनर से हमें क्या करना बेटा, हमारा फैलोपियन ट्यूब का कि स्वच्छ डोनर से हमने क्या हुआ, जो स्वस्थ है हमारा, उस डोनर से हमने क्या ओवम को कलेक्ट किया हमारा है ना, और उसको फीमेल्स के अंदर जो कि जिसके अंदर गैमेट नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर सुटेबल एनवायरनमेंट को देखते हुए उसके अंदर क्या होता है, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है इसके अंदर। तो इसे हम बोलते हैं जिप्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जिप्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना। तो जिप्ट क्या हमारा, गिफ्ट क्या हमारा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी फीमेल या तो उसके अंदर आपको प्रोड्यूस नहीं हो रहे ओवम तो उसके अंदर उसको डाल दिया, या फिर किसी ऐसी लेडीज है ना जो एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकती है हमारा। तो जैसे आपके अंदर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है पर आप फीमेल्स के अंदर क्या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती उसके अंदर, तो उसका ओवम निकाला और उस ओवम को क्या हुआ, किसी दूसरी लेडी जो कि स्वस्थ है उसके अंदर उस ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ पे। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाता है। तो ऐसी लेडीज को हम क्या बोलते हैं, जो कि इस प्रकार के काम करती हैं, कंसीव का जो प्रेग्नेंट होती हैं है ना, दूसरों के लिए उन्हें कहते हैं सरोगेट मदर्स कहते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से ऐसी लेडीज के लिए एक प्रकार का गिफ्ट ही हमें देखने को मिलता है हमारा। ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स होता है फ्रॉम एन एम्ब्रियो के अंदर इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द
ओवम। तो स्पर्म को क्या होता है, आपको एक ट्यूब के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा सीधा ही ओवम के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। ए थ्रेट इनफर्टिलिटी के केस के अंदर जो इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इंजेक्टेबल ejaculates, the sperm collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, यानी IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी फीमेल जिनका पार्टनर जो है, मेल पार्टनर के अंदर या तो स्पर्म के काउंट बहुत कम है, या उसके अंदर स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम से उसके अंदर, या सेक्सुअली डिजीजेस देखने को, तो उसमें से क्या होता है, उसके जो स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट करके, या कभी कभी किसी डोनर के स्पर्म को भी लेके उस फीमेल के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, हमारा छोड़ दिया जाता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं, या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं यहाँ पे। तो ये हमें टेक्निक हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने लगभग इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज़ के बारे में समझा है। तो मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।